सर, एक तरफ अगर आप जो फाइनेंशियल टाइम्स देखें तो वो कहता है कि बहुत बड़ी ज़रबेकारी है मईशत के ऊपर, और वो इस हद तक कहता है कि जो खलीजी ममालिक हैं वो अमेरिका से अपनी सरमायाकारी तक निकालने पर गौर कर रहे हैं। एक तो ये उनका मफरूज़ा है जो जो डिस्कशन में आ रहा है। दूसरा, द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि ये ऐसी जंग है जिसकी कोई स्ट्रेटजी ही नहीं थी और इसने हर तरफ जो है वो आग और शोले जो हैं उन्हें प्रोड्यूस किया है। तीसरा सर जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि CNN रिपोर्ट कर रहा है कि जो ईरान की जंगी कामयाबियां हैं उसमें उसने रडार सिस्टम्स को और ऐसा मैकेनिज्म जो दिफा में आता है उसे अच्छी तरह उसने सबूताज किया है और अच्छे तरीके से नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो अमेरिका लेटेस्ट दावा कर रहा है, जहां से सवाल मैं फ्रेज करने जा रहा हूं, अमेरिका का यह दावा है कि 90% जो है वो ड्रोन हमलों में और जो मिसाइल सिस्टम है उसमें 90% और ड्रोन हमलों में 83% कमी आई है। आप अब एग्जैक्टली ट्रैक कर रहे हैं जंग के पूरे माहौल को, आपकी दानिश में एग्जैक्टली हालात क्या हैं इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया फाद, आपने इनवाइट किया। देखिए, बुनियादी तौर पर अब जो आने वाली जंगें हैं ये रियलिटी पे कम बेस होंगी, परसेप्शंस और नैरेटिव पे, प्रोपेगेंडा पे, सोशल मीडिया पे, और एक जो इमेजिनेशन होगी ना किसी साइड की, उस पे ज्यादा चलेंगी। राइट। आप इससे पहले कि मैं आपके फोकस जवाब पे आऊं, आप देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प 3 दिन से कह रहे हैं कि मेरे साथ अल्टरनेट क़यादत ने राब्ता किया है, ईरानी बातचीत करना चाह रहे हैं। ईरानी हुकूमत में से कोई मानने को तैयारी नहीं है। उससे बिल्कुल। पहले भी, हमले से पहले भी आपने देखा था, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं, हम रजीम बदल देंगे। आपको ये कॉन्फिडेंस सेटर करने के लिए ये सारी एफर्ट्स की जाती हैं कि आपकी जो हौसला होता है, जो विल टू फाइट होती है, उसको डैमेज किया जाए। क्योंकि कौमें जो हैं वो सिर्फ मिलिट्री वेपन से नहीं लड़ती, वो हौसले से भी लड़ती हैं। जब आपका हौसला तोड़ दिया जाए तो आप, तो ये जो सारे नैरेटिव हैं कि जी 80% कमी आ गई है, ये लोगों को बताने के लिए, बुनियादी तौर पर अमरीकी के लोगों को, कि अब हमारा नुकसान नहीं हो रहा, हमने काबू पा लिया है। ठीक। लेकिन मेरा मानना यह है, अब मैं आपके सवाल पे फोकस आता हूं। देखिए, ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उसका सर्वाइवल है। और अमेरिका ने और इसराइल ने अपने अपने लोगों को और दुनिया को बताया था कि हम तो इनविंसिबल हैं और हम इनवर्नरेबल हैं। ना हमें कोई फतह कर सकता है, ठीक। ना हमें कोई कंट्रोल कर सकता है, यानी कि ठीक। या हमें फतह किए नहीं जा सकता। राइट। अब इतनी बड़ी माइट जब एक कमांडर इन चीफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का कहता है, तो वो तवक्कुआत बढ़ जाती है। और आपके पास जाहिर है मिलिट्री माइट भी है। उन्होंने अब दिखाना है कि मैंने ये वॉर ट्रॉफी लेके जीती है, मैंने सबक सिखा दिया है, ये मैंने रिजीम चेंज कर दी, मेजरेबल टर्म में दिखाना है उन्होंने अपने लोगों को, खास तौर पर। ईरान ने क्या करना है? ईरान ने कुछ नहीं करना है। ईरान ने ना विक्ट्री क्लेम की थी, ना उसने कोई सरजमीन कब्जा करनी है, ना उसने कोई रीजनल हेजमनी करनी है, ना उनके डोमिनेंस दिखानी है उसने किसी इलाके पर। उसने एक चीज करनी है, वो करना है सरवाइव। अगर ईरानी हुकूमत और लोग इस चैलेंजिंग टाइम से सरवाइव कर जाते हैं, हिट ले लेते हैं, इसी तरह प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करते रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में कुछ अरसे बाद ये नैरेटिव गेम अमेरिका की खत्म हो जाएगी। ये परसेप्शन नहीं रहेगा जो वो क्रिएट कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी ताकत है। तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ दिनों बाद, मैं तो अक्सर कह रहा हूं कि अगर जंग अब के हफ्ते 10 दिन चल गई, तो ये अमेरिका जो 10 दिन पहले था वो नहीं रहेगा, जो इसराइल था 10 दिन पहले, जो इमेज, माइट, रोम, जोम सब कुछ था, वो नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरा चिश्ती साहब इसमें यह भी गाइड कीजिए कि जैसे मिडल ईस्ट है और वहाँ के जो हालात हैं वो एग्जैक्टली आपके सामने हैं, जो पावर क्राइसिस इस वक्त वहाँ जन्म ले चुका है और उसकी वजह से पूरे रीजन में फैल चुका है। इवन आप यहाँ के हालात भी देखिए कि पाकिस्तान में भी अब जो रिपोर्टिंग सारी हो रही है वो यही हो रही है कि आपके पास LNG जो है वो कतर ने मनसूख कर दिया, वो नहीं भेज पाएगा। पेट्रोल को कैसे स्केड्यूल करना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, तो ये सारी डिबेट जनरेट हो रही है बड़ी शिद्दत के साथ। अब आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि इस हद तक अगर देखा जाए तो ईरान तो अपने मकसद में बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब हो गया कि उसने पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है और पावर क्राइसिस है उसे चोक कर दिया और उसमें जो है वो आग आग डाल दी पूरे के पूरे जो पावर सेक्टर था उसमें। और बहरा हुर्मस जो छुड़वाने का दावा था वो अब तक नहीं हो सका। जो ट्रंप कह रहे थे, वो जो गारंटियां दे रहे थे, वो कोई मानने को तैयार नहीं। अब इस सिनेरियो में आप जंग को कितनी देर चलता देख रहे हैं, या इसमें आप समझते हैं कि ट्रंप इंतजामिया जो है वो बैकफुट पे जाएगी और ये जंग बंदी का कोई ऐलान सामने आ सकता है, या अभी आप देखते हैं कि ये चलेगा सिलसिला? देखिए, अगर तो ये शॉर्ट एंड क्रिस्प होती तो अमेरिका को बहुत फायदा होना था। और आप नोट करें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि हमने हमला कर दिया है, अब ईरानी लोग टेक ओवर कर लें। पहले तो मैं इस पर हैरान था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो सबसे ताकतवर आदमी है,
वो अपनी जंग के जीतने के अंदर दुश्मन मुल्क के लोगों की कंट्रीब्यूशन चाह रहा है, यानी खुद आपकी कैपेसिटी नहीं है चेंज करने की। तो पहला तो वो नॉन स्टार्टर मुझे लगा था। ठीक। अब जंग जितनी प्रोलॉन्ग होगी, ईरान का, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया, कि उसने जी। सिर्फ बर्दाश्त करना है, सस्टेन करना है, एक रीजनेबल कॉस्ट इंपोज करते रहना है अमेरिका और इसराइल पर। लॉन्गिटिविटी डिपेंड करेगी कि ईरान का स्टेमिना कितना है, जो कि मेरा मानना यह है कि रीजनेबल स्टेमिना है। उनके पास तकरीबन 50,000 के करीब मिसाइल हैं, जिसमें से 10,000 बड़े लीथल और क्रूज मिसाइल हैं। उनके पास 80,000 के करीब शाहिद मिसाइल हैं, जो ड्रोन्स हैं, जो इकोनॉमिकल है, 10-15 हज़ार डॉलर का सिर्फ पड़ता है। उनके मिसाइल्स की जो रेंज है वो भी 1 लाख से लेके 2-3 लाख से ज्यादा उनके क्रूज मिसाइल की नहीं है प्राइस। जबकि अमेरिका को एक टोमाहॉक या एक पैट्रियट मिसाइल बहुत महंगा पड़ता है, 1 से लेके 4 मिलियन डॉलर तक। जो थर्ड मिसाइल का एक मिसाइल है वो 15 लाख के करीब है। तो अब आप सोचें कि ईरान कर क्या रहा है। वो तो इकोनॉमिकल गेम खेल रहा है। वो एक ड्रोन फायर करता है 10-15 हज़ार डॉलर का, या 1 लाख डॉलर का एक मिसाइल फायर करता है इसराइल पर। वहां से वो दर्जनों पैट्रियट फायर करवा देता है 4-4 मिलियन डॉलर की। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में ईरान अगर सस्टेन कर जाए, तो एक तो इनके पास स्टॉक पाइल नहीं है इसराइल के पास भी। लास्ट जंग में जो 2025 में हुई थी, उसमें भी ईरान के जब मिसाइल जाना शुरू हुए थे आखिर में, तो इसराइल को राशनिंग करनी पड़ गई थी अपने वेपन्स की, कि वो उसको समझते थे कि हर एक को हम इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। अगर वो हर एक को इंटरसेप्ट नहीं करेंगे तो पब्लिक इफेक्ट होगी, पब्लिक इफेक्ट होगी तो प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। एक प्रेशर इंटरनली बिल्ड होना है इसराइल के और अमेरिका के अंदर, और एक ऑयल प्राइसेस अगर ऊपर चली गई तो अमेरिकन लोग तो ये दो चीजें इकट्ठी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है। तो आई थिंक जंग रोकनी पड़ेगी खुद ईरान के टर्म पर ही शायद आकर, जो लॉन्ग टर्म में मुझे लगा। सर, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर आदिल नजम साहब हैं, वो उनका उनका स्टेटमेंट हम सुन रहे थे, तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 60s में जो इसराइल था वो कहता था कि ये सारे ममालिक जो हैं मेरे लिए ख़तरा हैं, तो ये वो बुनियाद बनी कि अमेरिका को सपोर्ट करना पड़ी इसराइल की, और इकट्ठ हो गया सारा, और सब मिल के जब हमले किए गए, वो सारी तारीख है। अब वो कहता है कि सारे मुल्क ये समझ रहे हैं, अब देखें कतर पे जब जाके लगेगा, मिसाइल हिट होगा, सऊदी अरेबिया पे होगा, दुबई पे होगा, यूएई, सारा इस सारे रीजन में होगा, तो वो कहते हैं कि नेतन्याहू के लिए और इससे बड़ी क्या बात होगी कि सारे ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सारे के सारे ईरान के खिलाफ उसी तरह हो जाएंगे। और ईरान कह रहा है कि मैं वहाँ इंस्टॉलेशंस पे हमला कर रहा हूँ जो अमेरिकन हैं, मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं कि आप हम पे हमला कर रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला, इसमें विन विन सिचुएशन फिर किस तरफ जाएगी, इसको किस तरह हसासियत से देखने की जरूरत है, और मुस्लिम ममालिक का रोल फिर इधर क्या बनता है इस वक्त एग्जैक्टली? ये आपकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन इसलिए वैलिड है कि बुनियादी तौर पर वाकई उसने बहुत ज्यादा एक फियर क्रिएट की हुई थी अमेरिका की नजर में, कि अरब मुल्क मुझे खा जाएंगे, इसीलिए जंगें भी हुई, इसीलिए उसने फलस्तीन के इलाकों पर कब्जा भी कर लिया, अपने आप सिक्योर करने के लिए अपना बॉर्डर एक्सटेंड कर लिया, अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बढ़ा लिया। सर। यही सब कुछ बताते हुए कि मेरी तो मजबूरी है, मैं तो इनसे खतरे में रहता हूँ, ये मुझे खा जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इस जंग को देखते हैं, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जो अमेरिका को और इसराइल को पहले दिन कामयाबी हासिल हो गई थी, एक सक्सेस इनको पहले दिन मिल गई ईरान के खिलाफ, और वो थी कि तमाम मुसलमान मुल्कों को इन्होंने और ज्यादा डिवाइड कर दिया। जो पहले ही डिवाइडेड थे उनको और ज्यादा डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ जो मिसट्रस्ट कायम हुआ है, डेफिनेटली वो कायम है। लेकिन ईरान ने बहुत सेंसिबल ये प्ले किया है कि उन्होंने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स हिट किया जो उनके खिलाफ पॉसिबल इस्तेमाल हो रहे हैं, और उन्होंने इन मुल्कों को क्लियर किया कि हम आपको टारगेट नहीं करना चाहते। और ये दूसरे मुल्क जो हमारे जो इफेक्ट हो रहे हैं, जिनको फायर किया गया, कतर है, यूएई है, सऊदी अरब है, इन्होंने भी बहुत सेंसिबल प्ले किया। मैं अप्रिशिएट ये करना चाहूंगा कि इन्होंने उस तरह रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि अगर ये अटैक कर दें अपने वेपन्स के साथ, तो ईरान के पास एक और लेजिटिमेट रीजन आ जाएगी कि इन लोगों ने मुझे हमला किया है तो मैंने इन पर हमला करना है, तो उस पर नेतन्याहू और सेलिब्रेट करेगा। तो आई थिंक दोनों तरफ से बहुत मेच्योरिटी प्ले की गई है। लेकिन ईरान के हमलों को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऑब्लिगेटरी ये समझ रहा हूं कि ईरान के पास कैपेसिटी है ही नहीं अमेरिका तक पहुंचने की। इसराइल तक पहुंचना महंगा है, परसेंटेज सक्सेस की बड़ी कम है, और यहां उसने बेसिकली इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करना शुरू कर दिया है कि उन मुल्कों को महसूस हो कि आपकी जो इकोनॉमी है वो वनरेबल है अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से, वरना आपके अंदर कैपेसिटी का कोई मसला नहीं है। ताकि जब जंग बंद हो तो ये मुल्क अमेरिका को कम से कम गुड बाय कह सके। वो आने वाला वक्त बताएगा कि ये कितना कारगर होता है, लेकिन इनका पॉजिटिव फायदा भी हो सकता है कि अगर ये मुल्क अमेरिका के यहाँ बेसिस खाली करा लेते हैं तो जाहिर है इसराइल को बहुत नुकसान होगा डायरेक्ट। और इस डिवीजन की जो क्लासिक एग्जांपल है चीसी साहब, वो वाशिंगटन पोस्ट को लीक करवाई गई, क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट आपसे बेहतर कौन जानता है
कि वो इंतज़ामिया जो अमेरिकन इंतज़ामिया उसका फेवरेट तरीन है, आपने लीक्स जब भी करवाने हैं इंतज़ामिया ने एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से तो वहाँ किए जाते हैं। वो रिपोर्ट करता है कि सऊदी अरेबिया कहीं रिपेल करता रहा ट्रंप को कि आप इस तरह कीजिए, ताकि इस डिवीजन को बता के और लोगों को मिसलीड किया जाए कि ये सारे आपस में और ज़्यादा डिवाइडेड हैं और ये चाहते हैं कि ये सारे हालात बने, जो बात आप फरमा रहे हैं बेसिकली। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और वाशिंगटन पोस्ट ने भी यही कहा। और एक और चीज आप लिंक करें, एक पिछले दिनों कुछ हम नोट कर रहे हैं कि कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हुए हैं। ये नहीं जो ईरान कह रहा है कि मैंने नहीं किए, जैसे ताजिकिस्तान का वो जी, कह रहा है कि मैंने ताजिकिस्तान, नहीं जी किया। एग्जैक्टली। तो ऐसे मुल्कों को ल्योर किया जा रहा है ताकि वो जंग के अंदर कूद पड़े, ताजिकिस्तान नॉर्थ की तरफ से आ जाए, ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाए। कुर्दों को वो लॉन्च कर रहे हैं अमरीकी। मिडिल ईस्ट के लोग खुद इतने गुस्से में आकर रिटेलिएटरी करे ताकि ईरान गिर जाए और इजराइल सिर्फ एक तमाशा देखे, इन्हीं को आपस में लड़ता हुआ, ये अपनी कुवत एक दूसरे पर, अपने सोर्सेज, अपनी मिलिट्री एक दूसरे पर लगा ले। ये बहुत बड़ा गेम प्लान है, इसमें सब कुछ समझने की जरूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फॉल्स फ्लैग भी पकड़ा जा रहा है। कुछ मुल्क कंप्लेन भी करते हैं लेकिन ईरान कह रहे हैं हमने आपको नहीं मारा। तो बेसिकली इसराइल करवा रहा है कि ये मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जाएं और मेरे ऊपर विक्ट्री का बोझ कम होता जाए, क्योंकि जब बहुत सारे मुल्क पड़ जाएंगे तो लोग इसराइल की विक्ट्री को भूल के बाकी रीजनल मुल्कों की विक्ट्री और डिफीट के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो उस तरह एक एस्केप मिल जाएगा इसराइल को बुनियादी तौर पर। बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे।